तो जैक बोर्ड क्लास 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं रोहित सर आप सभी का जोहार करता हूं, सबका वेलकम करता हूं अगेन हमारे इस चैनल पर। क्लास 10th वालों को बता दें कि आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा जो है सो दोस्तों आरंभ होने वाला है और टॉप 30 क्वेश्चन हम लेकर के आ गए हैं इस लाइव सेशन में और इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो साइंस से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आपका दोस्तों बहुत हद तक बोल सकते हैं तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए शुरू करते हैं। साइंस से ये वीडियो होने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आ गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को अगेन वेलकम है और जो बच्चे हमसे नए जुड़ गए हैं उन सभी को कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आप लोग मेरी जो वीडियोस आएगी उनको आप मिस ना कर पाओ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सवाल पढ़ते हैं, है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो 0 डिग्री मतलब जो होता है ना 0 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, अनंत और 25 सेंटीमीटर और -25 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है? तो दोस्तों इसका राइट वाला आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत जो है दोस्तों वो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ना। इसको आप लोग याद करते चलेंगे क्योंकि जो है ना रिवीजन हमारा यही है, या आपको दोबारा समय नहीं मिलेगा रिवाइज करने का। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। आप लोग इसको ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से भी अपने हिसाब से सही कर सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। मैं तो आंसर बताऊंगा ही, लेकिन आप भी जो है सो अपने मन से आंसर जानने का प्रयास करें, देने का प्रयास करें और अपने गिनती को भी जो है आप लोग कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है क्या कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब बनता है। फिर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो उसकी वस्तु की जो है दोस्तों स्थिति क्या होगी? ऐप पर होगी कि अनंत पर होगी, किसी पर होगी, किसी से आगे होगी? तो दोस्तों आप लोग अगर सी कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट है, यानी सी पर। सी एक ऐसी स्थिति है दोस्तों अवतल दर्पण की जहां पर आप वस्तु को रखिएगा तो प्रतिबिंब भी आपका है सो बराबर बनेगा, वस्तु के समान बनेगा, समान आकार का उल्टा बनेगा और जो है सो वास्तविक बनेगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा होता है ना, ये हमारा ऐप है और ये क्या है? ये सी है। सी पे रखेंगे तो सी के उल्टा ही बनेगा वस्तु और ये आपका फोकस से कट के निकलेगा और बराबर साइज का बनेगा, है ना। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। निम्नलिखित में से किस में प्रकाश सबसे तेजी से चलता है? तो तेल में, पानी में, वायु में और कागज में। दोस्तों प्रकाश सबसे तेजी से चलता है ना, तो चलता है वायु में। क्या चलता है? वायु में। ठीक है, बाकी तेल, पानी और कागज जो है सो नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है कि एक लेंस की क्षमता 4 सेंटीमीटर 4 है, ठीक है, -4 है। ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? दोस्तों याद रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो ये फोकस का जो होता है ना, फोकस का होता है 1/f, नहीं p=1/f। ठीक है, लेंस की क्षमता की जो होती है फॉर्मूला सूत्र होती है वो 1/f होती है। ठीक है, इस हिसाब से आपका जो सो देखिए क्षमता आपका दिया है तो p की जगह -4 लिख देंगे और 1/f हमको निकालना है तो f छोड़ देंगे। और अगले स्टेप में क्या जाएगा दोस्तों? अगले स्टेप में ये हमारा 4 के नीचे कुछ तो 1 मान लीजिए, यहाँ पे 4 और गुना होगा f तो -4f आएगा। क्या आएगा? -4f इज इक्वल टू 1 गुना होगा 1 से। अगला स्टेप क्या जाएगा? f इज इक्वल टू 1/-4 काटेंगे दोस्तों तो आएगा 0.25 आएगा माइनस में। ठीक है, 0.25 मीटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर देखते हैं 5 क्या है। 5 देखते हैं कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? तो कॉर्निया, आइरिस और क्या है? सिलियरी मांसपेशियां और पुतली। याद रखिएगा इसमें जो है ना हमारी सिलियरी मांसपेशियां जो होती है ना उसी का है सो खिसक जाना, पतला हो जाना, है ना। इस कारण से हमारे जो है सो फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। सिलियरी मांसपेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 6 है कि दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो हाइपरमेट्रोपिया। जी हाँ, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अगर रहता निकट दृष्टि दोष तो मायोपिया। निकट बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा? मायोपिया मारिएगा। ठीक है, लेकिन दूर बोलेगा दूरदृष्टि तो हाइपर मायोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 चलते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है दोस्तों? तो प्रतिरोध का मात्रा होता है ओम। क्या होता है दोस्तों? ओम होता है ना। ऑप्शन नंबर डी। और उसको लिखते हैं ऐसे करके, आप लोगों को मालूम होगा, प्रतिरोध को ऐसे करके दिखाते हैं, उसका मात्रा ओम, है ना। चलिए सवाल नंबर हमारा 7 हो गया। 8 चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? टंगस्टन। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? कि टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है?
तो देखो ऑप्शन दिया है आपका धातु निष्कर्षण में, बिजली के बल्ब में और कुचालक में और वस्त्र निर्माण में। तो बिजली के बल्ब बनाने में दोस्तों टंगस्टन का उपयोग किया जाता है बिजली के बल्ब में, ठीक है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है दक्षिण ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से, चुंबक के केंद्र से और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से। यानी कि ये हमारे चुंबक है, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ। उत्तरी ध्रुव से जो दोस्तों क्या होती है, इसके जो सो चुंबकीय रेखाएं निकलती है, इसलिए उत्तरी ध्रुव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे करेक्ट। चलिए जो बच्चे बी करते सही है। और सवाल नंबर 10 चलते हैं। 10 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। दोस्तों ऊर्जा का परम सोर्स जब भी बोलेगा तो क्या है, सूरज, यानी कि सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य। सूर्य से हमें पहले क्या मिलता है, ऊर्जा, उसके बाद एलपीजी, परमाणु और सीएनजी हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे 10 का। चलिए 11 नंबर सवाल है। क्या है 11 नंबर सवाल कि रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जरा पढ़ लेते हैं क्या क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम से, और स्थिर अनुपात का नियम से, और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से, और आधुनिक आवर्त नियम से। तो जब कभी भी हम लोग जो है सो ये इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं, तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं हम लोग 12 कि Fe प्लस CuSO4 और दे रहा है क्या, CuFeSO4 दे रहा है। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है, देख पा रहे हैं कि अभी यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट था, ध्यान दीजिएगा, आप लोग खुद पकड़ लीजिएगा। यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, यहाँ क्या था, कॉपर सल्फेट था। यहाँ पे केवल कॉपर बच गया। यहाँ पे केवल आयरन था, लेकिन आयरन सल्फेट हो गया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें विस्थापन हो रहा है। और विस्थापन क्या हो रहा है, एक तत्व का, और वो तत्व क्या है दोस्तों, SO4 है। क्या है, SO4। आयरन में SO4 नहीं था, देखिए आयरन में SO4 आ गया है ना। और यहाँ पे कॉपर में SO4 था, कॉपर में SO4 था, लेकिन चला गया किसके पास, आयरन के पास, तो कॉपर अकेला बच गया। इस हिसाब से हम लोग बोलते हैं इसको विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। सवाल नंबर 12 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 13। 13 हमारा क्या दोस्तों, आयन H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है। जटर रस में, नींबू का रस में, शुद्ध जल में, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, क्या पता है, बताइए आप लोग क्या होना चाहिए, चलिए बता दें। इसमें हो जाएगा जटर रस। क्या हो जाएगा, जटर रस। जटर रस में सबसे ज़्यादा आपका H प्लस आयन पाता है, और ये हमारे दोस्तों उदर में निकलता है, यानी पेट में हमारी जटर रस, जटर अग्नि के द्वारा जटर रस हमारा होता है स्रावित, जिससे हम लोग भूख लगता है, वो चीज़ सबसे कठोर जल होता है, सबसे कठोर ये होता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 13 हो गया। चलते हैं 14। 14 देख रहे हैं, पदार्थ ABCD का पीएच मान 5, 8, 10, 13 है। तो उपरोक्त में से कौन पदार्थ जो है सो, कौन पदार्थ अम्ल है। देखिए अम्ल का बात करेगा ना जब भी, तो याद रखिएगा जो सबसे कम है वो अम्ल है। देखिए 8 और 10 और 13 में सबसे कम क्या है, 5, यानी 7 से आपको नीचे देखना है। पीएच स्केल में देखिएगा तो 7 से नीचे जो रहेगा वो अम्ल रहेगा, तो 5 में हमारा हो जाएगा अम्ल। बाकी सब 8 से ऊपर है, बाकी सब 7 से ऊपर ना है। 8 भी हो गया, 10 भी हो गया और 13 भी हो गया, सब 8 7 से ऊपर हो गया, हमको अंदर देखना है। तो जो है तो 5 सबसे जो सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 5 के लिए ए है ना, तो ए हमारा जो सो अम्ल है, ठीक है। ए के लिए 5 है। समझ में नहीं आ रही होगी तब लोग समझिएगा, ये ए के बदले यहाँ 5 दिया हुआ है, ये बी के बदले दिया हुआ है 8, सी के बदले दिया हुआ है 10 और डी के बदले दिया हुआ है 13। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसका 5 है यानी ए का आंसर राइट हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 15 क्या है कि निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। NaCl और NaHCO3 और Na2CO3 और CaSO4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो दोस्तों वो क्या है हमारा जो है सो सोडा अम्ल है, जो अग्निशामक में उपयोग किया जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सवाल देख पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। CO2 और Al2O3 और Na2O3 और Fe3O4। जब भी आपको उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में पूछा जाएगा तो आपका आंसर रहेगा Al2O3, ठीक है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं हमारा 17। 17 क्या है कि दिए गए तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। तो देखिए इसमें जो है ना ये हो जाएगा 2 और 8, ठीक है। जो हमारा क्या है दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 10, 2, 8, जो 2, 8 रहेगा वो क्या होगा हमारा उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे करेक्ट। सवाल नंबर देखते हैं 18वां क्या है कि निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो CH4, C2H6, C2H2 और CH
C4H10। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। C2H2 दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, C2H2। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 19। एच सी एच ओ में कौन पराकार्यात्मक समूह है? दोस्तों एल्डिहाइड। जहाँ ओ एच ओ रहेगा ना, वो क्या है, हमारा पराकार्यात्मक समूह है, यानी कि एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर सी, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं, पराकार्यात्मक समूह HCHO, है ना, ये क्या है आपका एल्डिहाइड है। चलिए चलो समझ में आ गया होगा। सवाल में चलते हैं 20। 20 में क्या देख पा रहे हैं कि दिए गए तत्वों में किस तत्व में सहयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी? तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। दोस्तों इसका आंसर पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम। पोटेशियम वो तत्व है जिसमें सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है क्या लिथियम के बराबर होती है, ठीक है। चलिए सवाल में चलते हैं अगला। वो 21 नंबर में क्या है कि अमीबा किस प्रकार का पोषण करता है? दोस्तों ये है सो समझ लीजिए कि परजीवी है और स्वपोषी है, अभिसंपोषी है और मृतजीवी है और प्राणी सहभोजी है। तो ये अमीबा जो होता है ना दोस्तों, इसको हम लोग प्राणी सतभोजी बोलते हैं, क्योंकि पता है ये प्राणी को ही अपना भोजन बनाता है, ठीक है। अमीबा कुछ ऐसा होता है जिसको कहीं भी दिख गया, अपना कीट दिखे तो कीट को क्या करेगा, वो फुटपाथ से ग्रहण कर लेगा, आप लोग देखे होंगे। तो ये प्राणी सभोजी पोषण बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 22 क्या है। श्वसन श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारी पेशी में और ईस्ट में। तो श्वसन के दौरान ग्लूकोज का जो विखंडन होता है दोस्तों, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर कहाँ मिलेगा? जहाँ ग्लूकोज का विखंडन होगा, तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। सवाल नंबर चलता है 23। यह 23 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए, है ना, उपापचय का नियमन करता है? दोस्तों हमारे शरीर के लिए जो वृद्धि हार्मोन होता है, हमारे शरीर के लिए वृद्धि हार्मोन जो है ना, वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है वृद्धि हार्मोन और इंसुलिन। वृद्धि हार्मोन लिखा हुआ है, इंसुलिन लिख रहा है, टेस्टोस्टेरोन लिख रहा है और थायरॉक्सिन लिख रहा है ना, थायरॉक्सिन। तो दोस्तों क्वेश्चन इस टाइप से है ना, लोग वृद्धि हार्मोन मार देगा, लेकिन जो गलती हो जाएगा ये, ठीक है, जो आंसर होगा वो होगा थायरॉक्सिन हार्मोन, डी। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है वृद्धि के लिए, है ना, उपापचय का काम करता है, मतलब मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 24 कि मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो परमस्तिष्क से और मध्य मस्तिष्क और हाइपोथैलेमस से और मेडुला से। तो आप लोग को पढ़े होंगे कि अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं हमारे शरीर में, अनैच्छिक क्रियाएं जिसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो होती है मेडुला से। मेडुला से हमारा जो है वो संचालन होती है, नियंत्रित होती है, ठीक है। मेडुला इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है अनैच्छिक क्रियाओं के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए सवाल में चलते हैं 25। दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? विखंडन और खंडन और पुनर्विभेदन और मुकुलन। देखिए ये क्या हो रहा है, ये आपका विखंडन और विखंडन, पुनरुद्भवन और मुकुलन। तो हमको लग रहा है कि पुनरुद्भवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक से क्या हो गया, तीन टुकड़ा में, तीन टुकड़ा से फिर आपका फिर नया 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 है ना जीव पैदा हो गया। 25 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो अंडवाहिका में और शुक्रवाहिनी में, गर्भाशय में। आपको पता है मनुष्य में निषेचन जो होता है वो होता है कहाँ? गर्भाशय में। कहाँ होता है दोस्तों? गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूटेरस में, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं अगला 27। 27 क्या है दोस्तों कि किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है तो कैसे होता है? किसमें होता है? केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, और पिता माता दोनों के डीएनए से, और पिता ना ही और ना ही माता के डीएनए से। तो जाहिर सी बात है कि पिता और माता दोनों के डीएनए से हमारा जो है जीव में गुण का जो है गुण हमारा प्रभावित होता है ना, इसको बोलते हैं ना अनुवांशिक गुण, वो हमारे माता पिता दोनों के डीएनए से मैच करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। किसी भी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है किससे होता है? तो माता पिता के डीएनए से। चलिए ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। अगला सवाल देख रहे हैं कि नाभिकीय विद्युत षड्यंत्र शक्ति, है ना, षड्यंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? तो नाभिकीय संलयन से, और नाभिकीय विखंडन से, और जल का विद्युत अपघटन से, और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से, यानी गुरुत्वीय खिंचाव से। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नाभिकीय विखंडन, ठीक है। नाभिकीय विद्युत संयंत्र में नाभिकीय विखंडन से जो है ऊर्जा को मुक्त किया जाता है। सवाल नंबर 29 है, क्या है कि हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में है ना करने में खर्च करती है? हरे पौधे जो होते हैं
उनकी पत्तियाँ जो है सो ऊर्जा से कितना प्रतिशत भाग जो है खाद्य ऊर्जा में प्रयुक्त करती है, मतलब अपना ऊर्जा को भोजन तैयार करने में उपयोग करती है। तो 1% ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, और ऑप्शन ओ नहीं जाएगा, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ आगे है। देखिए ऑप्शन नंबर बी 10%, ऑप्शन नंबर सी 100%, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, तो इसका हो जाएगा आपका नंबर आपका ये 1% लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। तो थर्माकोल के डिस्पोजल ये तो नहीं होगा, प्लास्टिक के डिस्पोजल ये भी नहीं होगा, मिट्टी का डिस्पोजल ये भी नहीं होगा, कागज़ के डिस्पोजल ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कागज़ का डिस्पोजल, कप कप हम लोग यूज करेंगे ना, कप चाय पीने के लिए, पानी पीने के लिए, तो वो आसानी से पर्यावरण में क्या हो जाएगा, अवघटित हो जाएगा, और ये लाभदायक है। तो दोस्तों हम लोगों ने करीब 30 क्वेश्चन किया, जो कि काफ़ी वीवीआई था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और हम लोग फिर मिलेंगे नए सेट के साथ। अभी लगातार आप लोग हम सेट मरवाएंगे। सेट से क्या होगा कि आप लोग का जो है सो कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देख के समझने का प्रयास करेंगे, देख पाएंगे, है ना। तो लगातार हम आप लोग के लिए वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए आप लोग वेट करिएगा। ये वीडियो के बाद फिर वीडियो आएगी, और हर सब्जेक्ट से आएगी, ठीक है। दोस्तों थैंक यू, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, आप लोग जो है सो हमारे साथ बने रहेंगे। बाकी फिर मुलाकात होगी। चलिए सभी को थैंक यू।